हे एवरीवन। तो लास्ट वीक मैंने एक और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ा इस बुक से, वो है डेट मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक 7 स्टेप्स फॉर्मूला बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके डेट फ्री हो सकते हो, यानी कि अपने सभी लोन्स को क्लियर कर सकते हो। आप चाहो तो इन 7 पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन भी करके रख सकते हो और इनको अच्छे से डिलीजेंटली अपने लाइफ में आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेट्स यू हैव टू रिपे। देखो दोस्तों, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके ऊपर कितना कर्जा है या फिर कितना अमाउंट ड्यू है, तब तक आप कुछ प्लान नहीं कर पाओगे। तो आज ही पहले एक पेन और पेपर उठाओ या फिर अपने फोन में या लैपटॉप में या कहीं भी आप नोट डाउन करो, छोटे से छोटा अमाउंट भी और बड़ा अमाउंट भी, कि आपने किससे कितना अमाउंट लिया है। कोई आपका बैंक लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, शादी के लिए कोई लोन हो या फिर किसी रिश्तेदारी से आपने किसी से भी कुछ भी अगर अमाउंट उधार लिया है, तो उस डायरी में हर एक अमाउंट आपको नोट करना है, छोटे से छोटा अमाउंट भी, बड़े से बड़ा अमाउंट भी। अब अगर हो सके तो आपको उस डायरी में प्रिंसिपल अमाउंट लिखने के साथ साथ एक अलग से कॉलम में ये भी लिखना है कि आपको उस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट देना है, यानी कि कितना ब्याज करना है। बेसिकली आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में कि आपने कहां से वो लोन लिया है, वो उस चीज का नाम। सेकंड कॉलम में आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है कि वो लोन, वो कर्जा कितने का है। और एक थर्ड कॉलम में आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट जितना पे करना है, जितना ब्याज पे करना है, वो लिखना है। जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपकी एक टोटल डेट लिस्ट बनकर रेडी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि आपको अपनी एक टोटल डेट लिस्ट प्रिपेयर करनी है। हमारा सेकंड स्टेप है गिव केयरफुल थॉट टू ऑल योर डेट्स। देखो, जब आपके सामने ये टोटल डेट लिस्ट रेडी होगी ना, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको किसका कितना अमाउंट पे करना है, यानी कि कहाँ से आपको कितना कर्जा है। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो लोन का अमाउंट बहुत कम है, बिल्कुल थोड़ा सा है, या फिर वो लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर वो लोन का अमाउंट आपका कम है ना, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए। आपके माइंड में मतलब ये आएगा कि यार ये तो थोड़ा सा अमाउंट है, 1-2 साल में सेविंग्स करके इसे तो मैं यूं फट से निपटा दूंगा। अब लेकिन अगर वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, और ये वीडियो उसी के लिए मैंने बनाई है। अगर आपका लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे पे करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए आपको ये बाकी के बचे हुए स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारा थर्ड स्टेप है लुक एट योर गुड डेट्स एंड बैड डेट्स। देखो दोस्तों, डेट्स ना 2 तरह के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट्स वो होते हैं जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करें, जिससे आपकी एसेट्स इंक्रीज हो, जो आपको लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करे। जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, देन आपका होम लोन हो गया, या फिर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या नए बिजनेस को सेटल करने के लिए जो आप लोन लेते हो, ये सब गुड लोन्स में, गुड डेट्स में आते हैं। इनसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। फिर सेकंड हमारे होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स वो होते हैं जो हम अपने शौक पूरे करने के लिए लेते हैं, अपने डिजायर्स पूरे करने के लिए लेते हैं, ना कि अपनी नीड्स पूरे करने के लिए। जैसे कि मान लो महंगी सी गाड़ी के लिए शो ऑफ करने के लिए हमने कार लोन ले लिया, अपने घर में अच्छा सा फर्नीचर लेने के लिए हमने क्रेडिट कार्ड का बिल इकट्ठा कर लिया, या फिर फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए हम कई बार क्रेडिट कार्ड का लंबा सा बिल खींच देते हैं। तो ये हमारे बेड डेट्स में इंक्लूड होते हैं। ये हम सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए लेते हैं। इनसे ना तो हमारी कोई वेल्थ ग्रो होती है, ना हमारी कोई इनकम होती है, कोई भी हमें लाइफ में इनसे कोई फायदा नहीं होता बेसिकली। अब बात करते हैं कि इन गुड डेट्स और बैड डेट्स से डील कैसे करना है। देखो दोस्तों, अगर आपने गुड डेट्स लिए हैं तो टेंशन वाले कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स एंड स्माइल। ये जो डेट्स है ना, जो गुड डेट्स हैं, ये हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए लेते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनसे हमारी लाइफ में ग्रोथ कैसे होती है। जैसे मान लो आपने होम लोन लिया है, तो होम लोन अगर आपने 10 साल का लिया है, तो हो सकता है 10 साल बाद आपकी जो जमीन की वैल्यू है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाए। तो इससे आपकी वेल्थ ग्रो होगी। इतने आपका वो लोन क्लियर होगा ना, आपके घर की वैल्यू डबल हो चुकी होगी, और बहुत सारे केसेस में तो ट्रिपल या मतलब कई गुना हो जाती है। और मोर ओवर, अपना खुद का एक घर होना हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। हम सब का मन होता है कि एक ना एक दिन हमारा खुद का घर हो। तो आपको गुड डेट्स के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि फर्स्ट डे पर आपकी सैलरी आते ही आपको अपनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग से निकाल के रख देना है। आपको अपने लोन की हर एक इंस्टॉलमेंट टाइम पर देनी है, बिल्कुल भी लेट नहीं होनी चाहिए, और बहुत इजीली आपका लोन विद इन स्पेसिफिक टाइम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बेड डेट्स पर, कि अगर हमने बेड डेट्स लिए हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए। सबसे पहले तो रिलैक्स एंड स्टे पॉजिटिव। कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सा पढ़ो ताकि आपको मोटिवेशन मिले इन बेड डेट्स को क्लियर करने के लिए। फिर सोचो कि आपने वो बेड डेट्स क्यों लिए थे, एंड राइट समवेयर कि आगे से अपनी लाइफ में मैं कभी भी अननेसेसरी फालतू की लग्जरी आइटम्स के लिए ऐसा कोई लोन नहीं लूंगा, दुनिया को दिखावे के लिए कोई लोन नहीं लूंगा, और अपने फालतू के शौक पूरे करने के लिए ऐसा कोई भी बेड लोन नहीं लूंगा। इवन मैं तो ये बोलूंगी, जो आपकी टोटल डेट लिस्ट है ना, उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर आप ये लाइन लिखो कि आई विल नेवर कम
commit the same mistake of taking a bad loan again in my life. And I know you guys are smart and smart people never commit the same mistake twice. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर, ताकि हम अपने इन बेड डेट्स को क्लियर कर पाएं। हमारा फोर्थ स्टेप है टेक स्टेप्स टू रिड्यूस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, जब आप अपनी डेट लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको सबसे पहले उन लोन्स को हाईलाइट करना है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई है। आपका गोल होगा कि आप सबसे पहले उन लोन्स को क्लियर करो जिनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मोर ओवर, उसके अलावा आपको ये भी ट्राई करना है कि आप उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाओ। देखो, मान लो आपने 5-7 साल पहले कोई लोन लिया था 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, और आज के टाइम जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है ना, वो 10% है। तो हाल फिलहाल आप 2% ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में आप उस लेंडर के पास जाकर या उस बैंक के पास जाकर बात कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो कि सर देखो, मैं 12% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में हाल फिलहाल जो रेट चल रहा है ना, वो 10% चल रहा है। तो आप मेरा इंटरेस्ट रेट कम करो और 10% पे लाओ मेरे लोन को। अगर वो बैंक मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लोन को किसी और बैंक पे स्विच भी करा सकते हो जो आपको करंट मार्केट रेट वाला ऑफर देने के लिए रेडी है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे रेडी होते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि सब बैंक्स मान ही जाते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि उनका कस्टमर किसी और बैंक में जाए। स्टिल अगर बैंक वाले नहीं मानते हैं तो आप अपना लोन इजीली किसी और बैंक में स्विच करा सकते हो जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो 10% वाले लोन दे। ठीक है। अब अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है कि ये लोन कैसे स्विच होते हैं, तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस पूरी प्रोसेस को कवर करूंगी कि आप अपने लोन्स को कैसे स्विच कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भी आउटस्टैंडिंग है और आपको लगता है कि कोई और कंपनी या कोई और बैंक कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी शिफ्ट करा सकते हो। इस सिचुएशन में भी आपको सेम करना है, आपको किसी और कंपनी के साथ अपना ये क्रेडिट कार्ड का बिल स्विच करना है, और फिर जो वो नई कंपनी होगी वो आपके बिहाफ पे आपका बिल पे कर देगी और आपका क्रेडिट कार्ड का बिल उस नई कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आपको फ्यूचर में आगे उस नई कंपनी को अपना क्रेडिट कार्ड की जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे करनी है। तो इस फोर्थ स्टेप में आपके मेजर 2 ही गोल्स होंगे। पहला तो ये कि आपको ट्राई करना है कि आप सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को क्लियर करो। आपको अपने हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को अपनी लिस्ट में हाईलाइट करना है और सबसे पहले उनको रिपे करना है। और आपका जो सेकंड मेजर गोल होगा वो ये है कि यू हैव टू ट्राई टू लोअर डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर लोन्स। आपको अपने ट्राई करना है कि आप अपने लोन्स को, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को किसी और बैंक या किसी और कंपनी में स्विच करो। अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, रिपे मोर देन योर मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो, इस स्टेप में ना आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कंजूसी करनी है। देखो, लोन के हर एक इंस्टॉलमेंट के ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल यानी कि वो अमाउंट जो आपने लिया है उस बैंक से या किसी भी लेंडर से, और सेकंड जो पार्ट होता है वो इंटरेस्ट होता है, यानी कि ब्याज। अब जितना ज्यादा आपके इंस्टॉलमेंट में ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उतना ही कम इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ेगा। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आप 50 लाख का लोन ले रहे हो 10% इंटरेस्ट रेट पर। अब बैंक वाले आपको 4 ऑप्शंस देते हैं लोन रिपेमेंट के लिए। पहला तो ऑप्शन है कि आप 10 साल के लिए लोन ले लो, दूसरा 15 साल के लिए, तीसरा 20 साल के लिए, और चौथा ऑप्शन ये है कि आप 25 साल के लिए लोन ले लो। अब अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें कि अगर आप ये लोन 10 साल के लिए लेते हो, तो हमारा EMI अमाउंट बनता है 66,075 रुपए। अब ये अमाउंट कैसे बना, इसको आप EMI कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। EMI कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर वापस। अब अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया है बैंक से कि 10 साल के लिए लोन लोगे, EMI अमाउंट बन रहा है 66,075 रुपए, तो आपको ऑल ओवर कितना अमाउंट देना है बैंक को, वो देना है आपको 66,075 मल्टीप्लाई बाय 120 मंथ्स। तो ये अमाउंट हमारा आता है 79,29,000 रुपीज। और आपने लोन कितने अमाउंट का लिया था, 50 लाख का। तो आपने एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे किया है वो आपका इंटरेस्ट है, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपका 79,29,000 माइनस 50 लाख, यानी कि 29,29,000। ये आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। अब अगर हम ये देखें कि जो आपने टोटल अमाउंट पे किया है उसमें शेयर ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो है 29,29,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, जितने का आपने लोन लिया था, ये आता है हमारा 59%। यानी कि जो आपका शेयर ऑफ इंटरेस्ट है, जितना भी आपने टोटल अमाउंट पे किया है, उसमें से आपने 59% तो बैंक को ब्याज ही पे किया है। अब ऐसे ही हमारा 15 ईयर्स का अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो 93% आप ब्याज पे कर रहे हो बैंक को। अगर हम थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं और लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो हम बैंक को 132% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं कि हम अपना लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो इस केस में हमारा जो EMI का अमाउंट है वो आता है 45,435 रुपीज।
तो ऑल ओवर फोर्थ केस में हम बैंक को कितना अमाउंट पे कर रहे हैं 45,435 मल्टीप्लाई बाय 300 मंथ्स, क्योंकि 25 साल के लिए लोन लिया है। तो हमारा अमाउंट आता है 1,36,30,500। लोन कितने का था? सिर्फ 50 लाख का। तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने बैंक को कितना दिया? 86,30,500। अब अगर हम इस फोर्थ ऑप्शन में कैलकुलेट करें कि शेयर ऑफ इंटरेस्ट कितना है टोटल अमाउंट जो हमने पे किया है, तो वो आता है हमारा 86,30,500 डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आता है हमारा 172.61%, यानी कि तकरीबन 173% हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को। जितना भी टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसमें 173% तो इंटरेस्ट ही है। तो अगर आप ध्यान से इस टेबल को समझो तो आप ये चीज नोटिस करो कि जैसे जैसे हमारा जो टेन्योर बढ़ रहा है, जितना लंबे साल के लिए हमारा लोन ले रहे हैं हम, उतना ही ज्यादा हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा हमारा जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट है टोटल अमाउंट जो हमें बैंक को पे करना है ज्यादा होता जा रहा है। 59% से सीधा ऑलमोस्ट आई वुड से ट्रिपल हो गया है 173%। तो जितनी ज्यादा आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे बैंक को, जितने ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप लोन लोगे, उतना ही ज्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हो जाओगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको डेट फ्री होने में। तो जो ये ईएमआई में चेंज आ रहा है और जितना भी हम इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं, इस अमाउंट में जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये सिर्फ एक ही वजह से आ रहा है, और वो है कि हमारा जो लोन का टेन्योर है वो चेंज हो रहा है। यानी कि जितना ज्यादा लंबा आपका लोन होगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस स्टेप में आपको ये कोशिश करनी है कि आप कम टेन्योर के लिए अपना लोन लो, कम इंस्टॉलमेंट्स पे करो, ना कि ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स पे करो। अब देखो, बैंक वाले आपको ये चीज कभी नहीं बताते। वो आपको सीधा ये बोलते हैं कि सर ज्यादा इंस्टॉलमेंट ले लो, ज्यादा लंबा लोन ले लो, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी अगर आपका बजट नहीं है। वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि ईएमआई कम करने से उनका फायदा हो रहा है, आप उनको इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हो, ज्यादा ब्याज दे रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको कम टेन्योर वाला ऑप्शन चूज करना है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी आपका, क्योंकि आपकी ईएमआई जो अमाउंट है वो हाई होगा, तो आपको थोड़ा अपना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा। आप ट्राई करो, अपने एक्सपेंसेस कम करो, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाओ, और जितना जल्दी हो सके कम टेन्योर में अपने लोन को रिपे करो, ताकि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़े बैंक को। तो आपको डेट फ्री होने के लिए बस थोड़ी सी कंजूसी करनी है। हमारा सिक्स्थ स्टेप है अवॉइड टेकिंग न्यू लोन्स टू रिपे योर ओल्ड वंस। देखो, हमारे लाइफ का मेन गोल है अपने पुराने लोन्स को क्लियर करना, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि अपने पुराने लोन्स को क्लियर करने के लिए नया लोन ले बैठते हैं। अब जैसे कि मान लो आपकी एक पॉकेट में तो 500 रुपए है और दूसरी पॉकेट में 1000 रुपए हैं। अब अगर आप उन पैसों को एक साथ एक पॉकेट में रख लोगे तो क्या इससे वो बढ़ जाएंगे? इससे वो ज्यादा हो जाएंगे? नहीं, रहेंगे तो वो 1500 ही। तो ठीक इसी तरह से अगर आप एक नया लोन लेते हो अपने पुराने लोन को क्लियर करने के लिए, तो आपका ये पुराना लोन तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से नए लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी। तो सिचुएशन तो आपकी सेम ही रहेगी, जो की त्यों। लेकिन हाँ, आप नया लोन तब ले सकते हो अगर आपको वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। जैसे कि मान लो जो भी आपका जो प्रेजेंट लोन है उस पे आप 15% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और आपको कोई नया लोन मिल रहा है वो 10 या 12% इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, तब आप वो लोन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 3% है वो सेविंग्स हो जाएंगी। तो उस सिचुएशन में जब आपको कम इंटरेस्ट पे नया लोन मिल रहा है तब आप लोन स्विच कर सकते हो। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग लोन के इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पर पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको नया लोन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने खर्चे कम करने की जरूरत है। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है और अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना है। अब जब आप इन सभी स्टेप्स को लाइफ में अच्छे से सीरियसली फॉलो करोगे तो आपको एक फिनिश लाइन दिखाई देगी। उस फिनिश लाइन के बाद एक अच्छी सी रिलैक्स्ड डेट फ्री लाइफ होगी। तो प्लीज डू नॉट गिव अप इन बिटवीन, हार मत मानो एंड स्टे पॉजिटिव जब तक आप उस फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच जाते हो। हमारा लास्ट स्टेप है मेक बिग चेंजेस इन योर फाइनेंशियल लाइफ। सेव सेव एंड कीप सेविंग। अपनी लाइफ को हमेशा के लिए डेट फ्री बनाने के लिए आपको कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। इस स्टेप में मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आपको अपना एक पर्सनल फाइनेंस बजट बनाना है। अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करो। नेट वर्थ का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। एसेट्स वो होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालें, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालें। आपको ये गोल्डन रूल हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सभी फाइनेंशियल डिसीजंस इस बेसिस पर लेने हैं जो सिर्फ आपके एसेट्स को इंक्रीज करें और लायबिलिटीज को डिक्रीज करें। इसके लिए एक बजट बनाओ और देखो कि आप कहाँ फालतू का अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो,
और उस खर्चे को कम करो। अगर आप आज के दिन अपने लिए 1 रुपया सेव कर रहे हो तो समझ लो आपने अपने फ्यूचर के लिए 10 रुपए सेव कर लिए। जहां आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो उन एरियाज को ट्रैक करो और वहां के खर्चे कट डाउन करो। अपनी एक डायरी में डेली का हर एक एक्सपेंस और इनकम लिखो और उसे अच्छी तरह से ट्रैक करो और देखो कि कहाँ पैसा बच सकता है। इस डायरी को डेली बेसिस पर अपडेट करो और इसे अपनी एक हैबिट बना लो। इस डायरी में अपने लोन के पेमेंट की डेट भी लिखो ताकि आप लोन के पेमेंट की जो डेडलाइन है वो मिस ना करो और फालतू का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो देने से बचो। और हमारा सेकंड गोल्डन रूल है सेव मनी। सेविंग्स को अपनी एक हैबिट बना लो। बहुत बार ना हम क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के प्रेशर में और उनको शो ऑफ करने के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा कर बैठते हैं और यही हमारी सारी गड़बड़ होती है। सो लर्न सेइंग नो टू योरसेल्फ। अ सिंगल नो कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर फ्यूचर। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि दूसरे खर्च कर रहे हैं तो हम भी खर्चा करें। नहीं, हमें खर्च नहीं करना है, हमें अपने पैसों को सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। तो ये थे टोटल 7 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में डेट फ्री हो सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।